मेहंदी वावी माड़बेन एनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो वाटी घुटी ने भर्या वाटका ने भाभी रंगो तमारा हाथ रे मेहंदी रंग लाग्यो रे। हेलो स्टूडेंट्स। नहीं 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 नहीं, मैं सेंट्रल टेंडेंसी नहीं पढ़ा रहा हूँ। वी आर ऑन नेक्स्ट चैप्टर विच इज डिस्पर्जन। लेकिन उसका भी टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है गरबा से। सो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया एक अच्छे से गरबे से। अच्छा, ये इमेज आप लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा था जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो समझाने के लिए मैंने यूज किया था। आज वापस से डिस्पर्जन समझाने के लिए भी मैं ये इमेज यूज कर रहा हूँ। एंड व्हाई आई एम यूजिंग द सेम इमेज बिकॉज central tendency and dispersion, both the concepts are very near to each other. तो जिस पॉइंट से आप सेंट्रल टेंडेंसी समझे हो उसी पॉइंट से डिस्पर्जन समझाने के लिए मैं आज ये इमेज यूज कर रहा हूँ। जस्ट अ क्विक रिवीजन के यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ये बीच वाला पंडाल जो है दैट इज योर सेंटर पॉइंट, और उसके आजू बाजू जो लोग खेल रहे हैं गरबा, ये सारे काफी सारे लोग हैं जो गरबा खेल रहे हैं, और ये सारे लोगों का एक एवरेज हमने फाइंड किया था कि इन सब का एक सेंटर पॉइंट क्या बनता है, और वो सेंटर पॉइंट हमें मिल रहा था ये पंडाल। एंड दैट इज हाउ यू वेर कैलकुलेटिंग सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिक हमारा माइंडसेट ये था कि भैया जो सेंटर पॉइंट है वो फाइंड करना, दैट इज जो सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन डिस्पर्जन में थोड़ा कंसेप्ट चेंज होता है। डिस्पर्जन में क्या होगा कि यू विल बी गिवन दिस सेंटर पॉइंट एंड ये डेटा भी आपको दिया होगा। ठीक है, सो नाउ यू हैव सेंटर पॉइंट एंड यू हैव डेटा, और उसके ऊपर से आपको पूछा जाएगा कि ये जो डेटा है इस डेटा से सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है, अलग अलग डेटा से सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली हर डेटा से सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का एवरेज फाइंड करो, दैट इज योर डिस्पर्जन। अच्छा, डिस्पर्जन को नॉर्मल लैंग्वेज में बात करो तो इट इज डिफरेंस या डिस्टेंस जो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा एंड द सेंटर पॉइंट दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो हर डेटा और सेंटर पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उन अलग अलग डिस्टेंस का एक एवरेज फाइंड करना, दैट इज योर डिस्पर्जन। चलो इसी कंसेप्ट को एक और अलग एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि ये चिंटू का घर है और ये अपना यूएल क्लास है जहां पे चिंटू पढ़ता है। अब जब नया नया वो नया नया जब उसने क्लास ज्वाइन किया तो वो घर से निकलता था और इस रास्ते पे वो यूएल क्लास पे पहुंचता था। ये रास्ता जो है वो रास्ता है 2 किलोमीटर का। तो वो 2 किलोमीटर ट्रैवल करता था और यूएल क्लास पे पहुंचता था। लेकिन फिर जब वो क्लास में आया तो थोड़े फ्रेंड्स बने, थोड़ा ग्रुप बना, स्कूल का ग्रुप था, तो इन सबके साथ वो थोड़ा घूमने फिरने लगा। और वो कॉलेज में आ गया था तो वो मतलब स्वैग था कि अब मैं कॉलेज में हूँ तो मैं घूमने जा सकता हूँ, फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर सकता हूँ, और वो वही माइंडसेट में था। सो धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले 2-3 दिन तो इसी रास्ते घर पे गया और घर से क्लास पे गया, लेकिन फिर फ्रेंड्स बने, ग्रुप बना, तो अब वो घर से निकलता था, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता था और फिर क्लास के टाइम पे क्लास पे पहुंचता था। तो जो 2 किलोमीटर का रास्ता था, नाउ ही वॉज ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर्स टू रीच टू द क्लास। फिर एक और दिन वो थोड़ा और ज्यादा घूमने गया, तो 3 किलोमीटर की जगह पे ही ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर्स। फिर एक और दिन वो थोड़ा ज्यादा घूमने गया तो ही ट्रेवल्ड से फॉर एग्जांपल 7 किलोमीटर्स। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डेज। पहला दिन था जब वो 3 किलोमीटर से गया, दूसरा दिन था जब वो 5 किलोमीटर घूम के गया, और तीसरा दिन था जब वो 7 किलोमीटर घूम के गया। मतलब कि जो हमारा डेटा है उससे वो कितना डेविएट हुआ, तो पहले दिन पे वो डेविएट हुआ था 1 किलोमीटर, सेकेंड डे पे वो डेविएट हुआ था 2 किलोमीटर की जगह पे 5 किलोमीटर घूम के गया, यानी कि 3 किलोमीटर डेविएट हुआ था।
फिर नेक्स्ट डे को 2 किलोमीटर की जगह 7 किलोमीटर घूम के गए, यानी कि ही वॉज डेविएटेड बाय 5 किलोमीटर्स, राइट। तो 3 दिन की बात की हमने और 3 दिन में वो इतना ज्यादा डेविएट होकर गया। मतलब कि इफ आई टॉक अबाउट 3 डेज, तो 3 डेज में वो 1 + 3 + 5 यानी कि टोटल 9 किलोमीटर डेविएट हुआ है। मतलब कि रोज का एवरेज वो कितना डेविएट हुआ था, तो रोज का एवरेज वो 3 किलोमीटर डेविएट हो रहा था फ्रॉम हिज ओरिजिनल वे। और ये हमने जो फाइंड किया, this is your dispersion. I hope you are clear about this concept. So let's jump to the notes. Meaning, dispersion means average scatteredness. अच्छा, scatteredness का मतलब क्या हुआ, तो distance scattered यानी कि दूर रहना, डिस्टेंस रहना। तो एवरेज डिस्टेंस कितना है ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ऑल द ऑब्जर्वेशंस बेसिकली दे आर सेइंग कि xi फ्रॉम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसी में हमने सिर्फ मीन नहीं देखा है, पर यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मीन। बट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन के अलावा मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, ये सारी चीजें फाइंड की है। तो वो सारी चीजों का भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बट हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट आई एम राइटिंग मीन, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन इज कॉल्ड डिस्पर्जन, या तो फिर सेंट्रल टेंडेंसी से उसका डिस्टेंस देखो तो दैट इज योर डिस्पर्जन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन। वन इज एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड सेकंड इज रिलेटिव डिस्पर्जन। अच्छा, ये एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में क्या आएगा, रिलेटिव डिस्पर्जन में क्या आएगा, इस चीज का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना जरूरी है। बिकॉज इसके ऊपर एग्जांपल्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके ऊपर एमसीक्यूज में भी बहुत स्कोप है, बहुत कुछ पूछ सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड व्हाट इज रिलेटिव डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में 4 चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। वन इज रेंज, सेकंड इज क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड इज मीन डेविएशन एंड फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन। और इन सबका रिलेटिव मेजर भी हमें मिलेगा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, यानी कि रेंज का रिलेटिव मेजर इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। जब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर साथ में देखेंगे। तो सबसे हमने मान लो कि पहले हमने रेंज का टॉपिक पकड़ा, तो रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इन दोनों का फॉर्मूला, उसके ऊपर से एग्जांपल, देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। So absolute is quartile deviation, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज योर रिलेटिव मेजर। फिर मीन डेविएशन, तो उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर से ही आप वेरिएंस फाइंड कर सकते हो, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग जब स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। और उसका रिलेटिव मेजर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जस्ट वन थिंग, ये जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन में बोला जाता है मीन डेविएशन, पर उसमें आप मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन एंड मोड डेविएशन, बेसिकली मीन, मीडियन, मोड तीनों का डेविएशन देखोगे, उसको बोला जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे यूज होने वाली है। सो बेसिकली दिस इज योर चैप्टर, ये 4 चीजें एंड योर चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। कुछ नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो दिस, और ये नोट्स आपको एग्जांपल्स में काम लगेगी, ऊपर से एमसीक्यू में भी बहुत काम आएगा ये नोट्स। चलो देखो नोट्स। currently we are talking about absolute dispersion. So absolute dispersion में it is actual deviation from central tendency. So central tendency is actual deviation. That means they are saying that xi minus x bar, this is your actual deviation. मतलब कि central tendency is x bar, तो उससे actually कितना दूर है observation, that is your actual deviation. बट फिर नोट मतलब रिलेटिव में नोट्स देखो तो उसमें क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन, तो x माइनस एक्स बार अपॉन n आपने जो फाइंड किया था वो मिल गया आपका एब्सोल्यूट डेविएशन, और उसको डिवाइड बाय वापस से मीन करोगे, डिवाइड बाय सेंट्रल टेंडेंसी, सो दिस विल गिव यू रिलेटिव मेजर। फॉर्मूला अभी याद नहीं रहता चलेगा, जस्ट कंसेप्ट याद रखो कि एब्सोल्यूट में एक्चुअल डेविएशन फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी, जबकि रिलेटिव में इट इज एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड बाय सेंट्रल टेंडेंसी करना पड़ेगा। सो इन दिस केस द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दिस, सेंट्रल टेंडेंसी डिवाइड होता है, याद रखना। सेकेंड नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत हाई है, वो ये है कि एब्सोल्यूट मेजर्स जो है वो एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, यानी कि मान लो कि मीन का वैल्यू जो आपको दिया है या फिर एक्सआई के जो वैल्यूज दिए हैं वो केजीज में है, तो एब्सोल्यूट का आंसर भी आपका केजीज में ही आएगा।
लेकिन अगर हम लोग रिलेटिव की बात करें तो चाहे मीन का वैल्यू आपको केजी में दिया हो बट फाइनल आंसर या तो रेशियो में आएगा या तो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल यूनिट्स नहीं लगेंगे। सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल चैप्टर। नाउ लेट्स जंप टू रेंज। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ रेंज और आज का लेक्चर बहुत इजी रहने वाला है। रेंज इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक इन द होल स्टैटिस्टिक्स ऑफ एफ आई बी कॉम। इट इज वेरी इजी। आपने मोड देखा था, उससे भी ज्यादा इजी कंसेप्ट है रेंज, और वही आज हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। व्हाट इज रेंज? तो अगर आप कोई चीज परचेस करने जाते हो, से फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन परचेस करने गए, तो मोबाइल फोन जब परचेस करने जाते हो, शॉप वाले को पूछते हो कि मुझे मोबाइल फोन दिखाओ, तो शॉप वाले का पहला क्वेश्चन क्या होता है? सर व्हाट इज योर रेंज? आपकी रेंज क्या है? व्हाट इज योर बजट? व्हाट इज योर रेंज? इसका मतलब क्या है कि भी आप कितने रुपए से कितने रुपए के अंदर मोबाइल फोन देख रहे हो, एंड योर आंसर कैन बी 15,000 टू 20,000 और 10,000 टू 15,000 या फिर 25,000 टू 30,000। सो आप एक रेंज बोलते हो। यू कैन नॉट से 27,350 रुपीज का एक मोबाइल फोन दिखा, वो चीज आप नहीं बोलते। आप बोलते हो 25 से 30 हजार में दिखा, फिर वो अलग अलग मॉडल्स दिखाएगा जिसका प्राइस इससे आसपास या 25 से 30 हजार के बीच में प्राइस होगा। सो दैट इज रेंज। ठीक है, तो एक मिनिमम अमाउंट आप बोलते हो कि भैया 25 हजार से कम वाला मत दिखा, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और एक मैक्सिमम अमाउंट बोल देते हो कि भैया 30 हजार से ज्यादा वाला मत दिखा, उतना बजट नहीं है। सो मुझे जो फोन चाहिए वो मिनिमम 25 हजार, मैक्सिमम 30 हजार वाला चाहिए, दैट इज माई रेंज। तो मैंने रेंज दिया 5,000 रुपए का, यानी कि 30,000 minus 25,000 is my range, which is 5,000. So basically this is the concept of range. चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं। रेंज को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं R. So R equals to XH minus XL. Now what is XH? तो XH is highest observation, XL is the lowest observation. और फिर उसका कोएफिशिएंट यानी कि रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज देखते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो XH माइनस XL जो हमने देखा वही चीज न्यूमरेटर में यूज किया, डिवाइड बाय XH प्लस XL करना है, यानी कि न्यूमरेटर में माइनस होगा, डिनोमिनेटर में प्लस होगा, एंड दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये दो नोड्स है, वो दो नोड्स में एक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का नोड्स और दूसरा है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी का नोड। तो वो जब हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल लेंगे तब जाके ये नोड्स हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी एग्जांपल पे मूव होते हैं। सो लेट्स जंप टू द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रेंज। फाइंड द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो रेंज फाइंड करना है और उसका कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है इन डेटा से। डेटा क्या दिया है? वेट में दिया है, दैट इज इन केजीज, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। मैंने जानबूझ के ये लिखा हुआ है क्योंकि मुझे यूनिट वाला कंसेप्ट भी आपको समझाना है। अच्छा, उसमें 48, 35, 27, 52, 63, 65, 30 एंड 49 ये डेटा दिया गया है। सो लेट्स फर्स्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ रेंज विद XH minus XL। ठीक है, सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू। सो व्हिच इज द हाईएस्ट वैल्यू इन दिस डेटा? इट इज 65, so that is your highest value. And which is your lowest value? Lowest value is 27, which is XL। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला में दोनों चीजें रख देंगे, which is 65 minus 27, and your answer will be 38. This is your range. Now remember, range is an absolute measure। ठीक है, let me revise this। देखो, रेंज इज एब्सोल्यूट मेजर, और जब एब्सोल्यूट मेजर होता है तो एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, यानी कि जो यूनिट ऑब्जर्वेशंस के थे वही यूनिट आपके आंसर का भी लगेगा, और इसीलिए ये 38 के पीछे हम लोग लिखेंगे किलोग्राम। ठीक है, अब हमें पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने का। सो लेट्स फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? XH माइनस XL अपॉन XH प्लस XL। तो XH इज 35 माइनस XL इज 27 अपॉन XH 65 प्लस XL 27। न्यूमरेटर का तो डिस्टेंस हमने देखा था 38, सो 38 डिवाइड बाय 92, and that's why your answer will be 0.41। अब इसके पीछे यूनिट क्या लगेगा?
कुछ नहीं, बिकॉज दिस इज रिलेटिव मेजर और रिलेटिव मेजर के पीछे कोई यूनिट नहीं लगता, जबकि एब्सोल्यूट मेजर होता तो उसके पीछे हमने किलोग्राम लगाया हुआ है। सो दैट्स इट, यहाँ पे आपका पहला एग्जाम्पल खत्म होता है। इतना ही एग्जाम्पल है, दिस इज योर रेंज। ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, ये रॉ डेटा का एग्जाम्पल देखा, यानी कि जहां पे आपको सिर्फ xi दिया था। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यू के एग्जाम में ये एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस एग्जाम्पल के ऊपर एमसीक्यू आने के चांस ज्यादा है, सो जरा ध्यान से समझना। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर गिवन। मैक्सिमम वैल्यू 60, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि व्हाट इज दैट, इट इज XH, तो XH का वैल्यू दिया है 60। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0.6 दिया है, और फिर पूछा है कि फाइंड रेंज, रेंज यानी कि R फाइंड करो, एंड मिनिमम वैल्यू यानी कि XL भी फाइंड करो। ये दो चीजें आपको फाइंड करने के लिए बोला है। बिकॉज हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दिया है, तो विल स्टार्ट आवर कैलकुलेशन विद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सो लेट्स first write the formula of coefficient of range. So coefficient of range equals to XH minus XL upon XH plus XL. Okay, अब coefficient of range का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है which is 0.6 equals to XH हमारे पास अवेलेबल है 60, but we don't have XL, so I'll just write XL 60 plus XL. आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहां तक सॉल्व कर पाते हैं। इसको मैं ब्रैकेट में लेता हूं और ये पूरा ब्रैकेट में सामने ले जाता हूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 0.6 इंटू 60 प्लस 0.6 इंटू एक्सएल इक्वल्स टू 60 माइनस एक्सएल। सो 0.6 इंटू 60 विल गिव यू 36 प्लस 0.6 एक्सएल इक्वल्स टू 60 माइनस एक्सएल। अब ये दोनों एक्सेल वाले हैं, तो इस 0.6 एक्सेल को मैं सामने ले जाता हूं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 60 जो प्लस है उसको मैं सामने ले जाता हूं तो प्लस है उसका माइनस हो जाएगा। सो बेसिकली आई हैव 36 माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 0.6 माइनस एक्सेल, so minus 24 equals to minus 1.6 XL. I forgot to write XL here. Okay, here I am assuming that you know how to add this 0.6 plus 1 XL, so it will be 1.6 XL, and so XL equals to minus 24 upon minus 1.6, and your answer of XL will be 15. ठीक है, माइनस माइनस भी कट हो जाएगा, सो आंसर आपको मिलेगा 15। तो हमें एक्सेल तो मिल गया, जो दो क्वेश्चंस पूछे थे उसमें से पहला क्वेश्चन मिल गया। अब आपको पूछा है रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या है, XH माइनस XL। वेरी इजी, XH आपको ऑलरेडी दे दिया गया है विच इज 60, सो आई विल राइट 60 माइनस XL 15, सो आई विल राइट 15, एंड सो द आंसर ऑफ रेंज विल बी 45 यूनिट्स। अगर यूनिट दिए होते तो हम लोग उस वो यूनिट लिखते, मतलब किलोग्राम किलोमीटर वगैरह कुछ दिया होता तो वो लिखते, बट कुछ दिया नहीं है तो आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग यूनिट्स, दैट्स इट। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। सो हमें रेंज पूछा है एंड उसका कोएफिशिएंट पूछा है। जो डेटा दिया है वो देख लेते हैं। मार्क्स आउट ऑफ 10, तो ये दिया है आपको XI एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया है। सो XI एंड फ्रीक्वेंसी दिया है, तो किस टाइप का डेटा हुआ, इट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। और जब मैंने आपको रेंज का फॉर्मूला समझाया तब मैंने बोला था कि नीचे जो दो नोट्स है वो जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल आएगा तब पहली नोट देखेंगे। सो लेट्स सी दैट नोट। इस नोट में क्या बोला है, इफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया है, सिंपली इग्नोर द फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज को भूल जाओ, फ्रीक्वेंसी है ही नहीं ये समझ के एग्जांपल कैलकुलेट करो। यानी कि अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ही नहीं ये समझ के एग्जांपल कैलकुलेट करे तो बाकी क्या रह जाता है, सिर्फ XI। अगर सिर्फ XI है तो ये तो रॉ डेटा हुआ, और रॉ डेटा में इसके पहले वाला एग्जांपल हमने किया ही है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल ही हमने रॉ डेटा किया था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी कैलकुलेशन होगा। सो पहले डिसाइड कर लेते हैं व्हाट विल बी योर XH, द हाईएस्ट अमाउंट। हाईएस्ट अमाउंट कहां से देखना है, XI में से देखना है।
So 10 is the highest amount. So XH is 10. And XL, what is your lowest amount? 4 is your lowest amount. So XL is 4. Now it is very easy to calculate range and coefficient of range. So let's find range. Range equals to XH minus XL. XH is 10, XL is 4, and so the answer of range will be 6. Unit क्या होगा? Marks, because XI का unit है marks, so we'll write 6 marks, and that is your range. Very simple. Now let's calculate coefficient of range. Formula क्या है? XH minus XL upon XH plus XL. What is your XH? It is 10 minus 4 upon 10 plus 4. So basically it is 6 divided by 14, and your answer will be 0.43. Unit कुछ नहीं लगेगा because it is relative measure. Clear? So this is your example number 4. Now let's jump to next example, last example of range, which is example number 5. From the following data, find range and its coefficient. तो यहाँ पे भी आपको बोला है कि range and उसका coefficient find करना है. अच्छा, डेटा क्या दिया है? तो क्लासेस दिए हैं आपको और फ्रीक्वेंसी दिया है. ठीक है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर क्लासेस. जब हम लोगों ने रेंज का फॉर्मूला देखा था तब दूसरा नोड जो था वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड था, एंड दिस इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी. सो लेट्स रिफर दैट नोड और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं. देखो सेकंड नोड क्या बोला है कि इन अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन XH यानी कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सा लेने का? तो अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, जो हाईएस्ट क्लास होगा उसका अपर लिमिट लेना है. एंड एक्सेल क्या होगा? तो लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास. तो सबसे छोटा क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है दैट विल बी योर एक्सेल. ठीक है, वेरी सिंपल. चलो करते हैं एग्जांपल. ओके, तो इस एग्जांपल में विच इज योर हाईएस्ट क्लास? हाईएस्ट क्लास बिकॉज हमें चाहिए XH. तो XH क्या है? अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास क्या है? 70 टू 79, और उसका अपर लिमिट क्या होगा? 79. ठीक है, 79 इज योर अपर लिमिट. तो 79 को हम लोग XH बोल सकते हैं. लेकिन एक चीज ध्यान दो कि ये जो क्लासेस दिए हैं वो इंक्लूसिव क्लासेस दिए हैं. तो क्या इन इंक्लूसिव क्लासेस को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है? नहीं. अगर आप लोग रेंज फाइंड कर रहे हो और इंक्लूसिव क्लासेस दिए हैं तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ध्यान से सुन लेना, इसको एक्सक्लूसिव क्लासेस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और अगर एक्सक्लूसिव दिए हैं तो एक्सक्लूसिव क्लासेस ही रखना है, उसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. यानी कि अगर रेंज फाइंड कर रहे हो तो ना तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव करना है ना तो एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव करना है. जो क्लास जैसे दिए हैं वैसे ही यूज करेंगे. सो इन दिस केस हमारा अपर लिमिट होगा 79, यानी कि दैट विल बी योर XH, एंड XL क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास. विच इज योर लोएस्ट क्लास? सो 20 टू 29 इज योर लोएस्ट क्लास, और उसका लोअर लिमिट क्या है? 20 is its lowest limit, so 20 will be your XL. So now you have XH and XL. तो फिर range and coefficient of range आराम से ढूंढ सकते हो. Let's find range first. It is XH minus XL, which is 79 minus 20, यानी कि 59 is your range. और यूनिट क्या लगेगा? बिकॉज एज इन ईयर्स दिया है तो 59 years will be its units. Now let's find coefficient of range. फॉर्मूला हमें अभी तक तो याद हो ही गया है, XH minus XL upon XH plus XL, which is 79 minus 20 upon 79 plus 20, यानी कि 59 अपॉन 99, और आंसर क्या आएगा इसका? 0.60. ठीक है, दो डिजिट पॉइंट के बाद दो डिजिट तक हमें लेना है, अप्रोक्स करके आप ले सकते हो. और इसका यूनिट क्या लगेगा? कुछ नहीं, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज रिलेटिव मेजर. तो आज का होमवर्क देख लेते हैं. आज का आपका होमवर्क है एग्जांपल नंबर 2. सिर्फ एक ही एग्जांपल है और बहुत छोटा है, सिर्फ रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है. इट विल हार्डली टेक 1 मिनट. ठीक है,
और हाँ, जितने एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, जो नोट्स वगैरह मैंने आपको दिया है वीडियो पॉज करके, वो सारी नोट्स आपको लिखनी है और वो भी आपको होमवर्क के साथ सबमिट करवानी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय एवरीवन।